स्टूडेंट्स, ये हमारा निश्चित समाकलन का भाग 4 है। इससे पहले हमने इसके 3 भाग को डिस्कस कर लिया था और आज हम इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 0 to π/2 cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे 2 प्लस साइन एक्स। बात क्लियर हो गई? ठीक, ये हमारा किस टाइप का प्रश्न है? ये हमारा आंशिक भिन्नों द्वारा हल होगा। हम इसको पढ़ चुके हैं एक बार, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पर हमें साइन एक्स को t मानना होगा, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x dx बराबर dt। क्लियर? और हमको लिमिट भी चेंज करनी होगी। लिखेंगे जब लिमिट हमारी x इक्वल्स टू 0 है तब t बराबर हो जाएगा साइन 0। ठीक है, और जब साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। लिखेंगे जब हमारा x बराबर लिमिट है π/2 तो t बराबर हो जाएगा साइन π/2। साइन π/2 कितना? 1। ठीक है, तो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 की जगह पे 0 और π/2 की जगह पे 1 और cos x dx की जगह पे dt। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी, यहाँ 2 प्लस टी। क्लियर हो गई बात? अब हमें इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना होगा और आंशिक भिन्नों में हम तोड़ना सीख चुके हैं। तो पहले लिमिट इंटीग्रल का साइन हटा देते हैं, पहले से आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो एक कांस्टेंट लेते थे a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। इससे हम इक्वेशन स्टार या कुछ भी मानते थे। इसके बाद इसका एलसीएम लेते थे और एलसीएम आएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी। तो यहाँ पे आ जाएगा a के साथ 2 प्लस टी और b के साथ 1 प्लस टी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर a 2 प्लस टी प्लस 1 प्लस टी। क्लियर? तो इसको हम चाहे तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 2a प्लस ए टी प्लस बी प्लस बी टी। ठीक है, तो दोनों साइड में t के गुणांकों की तुलना करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी हमको a प्लस बी इक्वल 0 और अचर पदों की तुलना करेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल में 1, क्योंकि बराबर में एक अचर पद यानी एक कांस्टेंट वैल्यू हमको दी हुई है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस का a माइनस का 1, यानी a बराबर हो गया 1। ठीक है, अब हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू लगा देंगे इसकी। a प्लस बी बराबर 0, a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। बात क्लियर? तो हमारे पास a का और b का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस a और b की वैल्यू को इक्वेशन जो हमारा स्टार है उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल, यहाँ a का वैल्यू लगाएंगे हम, कितना है 1 अपॉन 1 प्लस टी और b का वैल्यू लगाएंगे तो
-1/2 + t। क्लियर। इसके बाद हम दोनों साइड में क्या लेते थे, इंटीग्रेशन, और हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं अभी, टी के सापेक्ष। हमारा टी चल रहा है ना अभी, तो टी के सापेक्ष हो रहा है इंटीग्रेशन, तो 1 + t और ये 2 + t। ठीक। अब हम लिमिट को चाहे तो यहाँ साथ साथ लगा सकते हैं या इसे सॉल्व करने के बाद भी लगा सकते हैं, है ना। तो t पर हमारा लिमिट कितना था यहाँ पे, 0 to 1, है ना। तो हम यहाँ लगा देंगे 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 + t और लिमिट 0 to 1। ऐसे ही इसका हो जाएगा log 2 + t, 0 से 1। ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा log t की जगह पहले अपर लिमिट लगाएंगे यानी 1 + 1, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे 1 + 0। अपर लिमिट लगाएंगे 2 + 1, लोअर लिमिट लगाएंगे 2 + 0। अब बस ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा log 2 log 1 माइनस ये ब्रैकेट में log 3 माइनस log 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये माइनस का log 3 माइनस माइनस प्लस का log 2। क्लियर। तो log 2 और log 2 मिलके हो गया एक और एक 2 log 2, 2 log 2 माइनस का log 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं हम, इस 2 को हम log की प्रॉपर्टी से ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर माइनस log 3। ठीक है, अब हम जानते हैं log a माइनस log b कितना होता है, log a/b। तो 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में b कितना 3, तो इसका आंसर आ गया log 4/3। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं अब इसमें। ठीक है, 0 से π/2 और e⁻x इंटू साइन एक्स। ठीक, तो हमने बताया था कि अगर e⁻x दिया हुआ है तो उसको हम मोस्टली सेकंड फंक्शन ही मानते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको आइलेट रूल के अकॉर्डिंग करें तो आइलेट रूल से भी हम इसको देख सकते हैं, लिखते हैं ILATE। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है t, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी e। तो यहाँ देखते हैं टी ई कहीं पे आ रहा है, तो ये देखते हैं कि टी आ गया, टी ई है ना, ये आ रहा है टी ई, यानी टी पहले आ रहा है तो टी को मानेंगे फर्स्ट, और ई बाद में आ रहा है तो ई को मानेंगे सेकंड, यानी साइन एक्स को मानेंगे पहला और e⁻x को मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो ऐसे सवालों को हम आई मान के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही इंटीग्रेशन दोबारा से एक बार और बन जाता है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था।
लेकिन यहाँ पर हम अभी इस लिमिट को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अभी बहुत बार इस इंटीग्रल का साइन लगाना पड़ेगा, तो हमारे क्वेश्चन में गलती होने की संभावना रहेगी, इसलिए हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देते हैं। जब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन तो हम इसको लगा देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं e की पावर x साइन x, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहला फंक्शन ऐसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन। क्लियर? तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। तो e की पावर x साइन x माइनस ये फिर से बन गया, तो ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी ये पहला, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दूसरा, ठीक है। ये माइनस है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसमें दोबारा से फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन ऐसे ही, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस का माइनस साइन एक्स, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। e की पावर x कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और e की पावर x साइन एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट को थोड़ा सा खोल देंगे इसको पहले, माइनस e की पावर कॉस एक्स, ये माइनस का हो जाएगा e की पावर x और साइन एक्स, ठीक है। तो ये आया। अब हम इस पूरी वैल्यू की जगह पे इस इक्वेशन 1 से देखें तो इंटीग्रल e की पावर x साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लगा सकते हैं? इसकी जगह पे आई लगा सकते हैं, ठीक है। तो e की पावर x साइन एक्स और e की पावर x कॉस एक्स, और यहाँ पे लग जाएगा i। तो i को जब हम इधर ले आएंगे तो i में i ऐड होकर 2i हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा e की पावर x साइन एक्स e की पावर x कॉस एक्स, ठीक। ये 2 को इधर ले आएंगे, 1/2। क्लियर? ठीक। तो अब हमको क्या करना है, ये तुम्हारा आंसर हो गया वैसे, बट हमको लिमिट भी दे रखी थी सवाल में, तो हम यहाँ लगा देंगे लिमिट 0 to π/2 e की पावर x साइन x, ठीक है, dx। यही हमारा i का वैल्यू था, है ना, शुरुआत में। बस हमको लिमिट और लगानी है। क्या करना है हमको? दोनों सवालों में लिमिट लगानी है 0 to π/2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसे। पहले लगाएंगे अपर लिमिट e की पावर π/2 इंटू साइन π/2, बीच में आता है माइनस e की पावर 0 और साइन 0, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला ब्रैकेट, माइनस, अब इसमें लगाएंगे e की पावर π/2 कॉस π/2 माइनस e की पावर 0 और कॉस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर π/2 और साइन π/2 हम जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। यहाँ पर e की पावर π/2 है, और cos π/2 हम जानते हैं कितना होता है, cos 90 0 के बराबर, तो ये पूरी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। माइनस e की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और cos 0 भी 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 आ गया। यहाँ बचेगा e की पावर π/2
ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो गया। तो कुल मिला के इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हो गई e⁻π/2 + 1/2। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। दो सवाल हो गए, तीसरा देखते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। जीरो से π/2 डी थीटा अपॉन a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। क्लियर? तो यहाँ थीटा से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा सवाल पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था? थीटा की जगह पे साइन पढ़ा था। ठीक है, a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक है, तो इन सवालों को भी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम देखेंगे हम पहले से कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हम sec² थीटा बनाते थे ऊपर, और sec² थीटा कैसे बनता है? जब 1 को हम cos² x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि अंश व हर में cos² थीटा से भाग करने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 1/cos² थीटा डी थीटा बटे a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। तो ये हो जाएगा sec² थीटा 1/cos² थीटा होता है sec² थीटा, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल a² और b² tan² थीटा, है ना। यहाँ बस t की जगह पे थीटा चल रहा है, तो हम वहाँ tan x को t मानते थे, तो यहाँ हम tan थीटा को t मानेंगे। ठीक है, tan थीटा को t मानेंगे तो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec² थीटा डी थीटा बराबर dt। बात क्लियर? अब हम लिमिट चेंज कर देंगे, लिखेंगे जब x बराबर है कितना 0, सॉरी थीटा बराबर है 0, तब t बराबर कितना हो जाएगा tan 0, और tan 0 हम जानते हैं 0। और जब थीटा बराबर है π/2 तो t बराबर है tan और थीटा की जगह पे π/2, और tan π/2 कितना tan 90 इनफाइनाइट। क्लियर? तो यहाँ पे लग जाएगा 0 की जगह पे 0 और π/2 की जगह पे इनफाइनाइट। sec² थीटा डी थीटा की जगह पे हो जाएगा dt अपॉन a² b² और t की जगह tan थीटा की जगह पे t²। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर हमारा सवाल बन गया, हमने बताया था x² का गुणांक 1 होना चाहिए,
तो यहाँ टी स्क्वायर गुणांक है बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम 1/b² को अगर कॉमन ले लें, ठीक है, तो टी स्क्वायर तो सिंगल रह जाएगा और ए स्क्वायर का बटे में आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, तो अब हमारा ये सवाल बन गया 1/, ये एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसमें, टी स्क्वायर प्लस a/b का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया 1/x² प्लस a स्क्वायर, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं 1/a, और a का मतलब है ये पूरी वैल्यू, तो a/b tan इनवर्स x/a। ठीक, और इसके ऊपर लिमिट भी तो लगानी है 0 to ∞। ठीक है, तो ये b पहुंच जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा b²a, ये tan इनवर्स t की जगह पे जब इनफाइनाइट लगेगा तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट, और t की जगह पे जब 0 लगेगा तो पूरी वैल्यू 0। तो b से b कैंसिल हो गया, 1/ab, और tan में इनफाइनाइट वैल्यू हम जानते हैं tan 90 यानी tan π/2 की होती है, और 0 वैल्यू tan में tan 0 डिग्री की होती है। और tan से tan कैंसिल हो गया, π/2, tan से tan कैंसिल हो गया 0। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आ गया π/2ab। काफ़ी अच्छा आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। लिमिट है 0 to 1 x e⁻²x। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इसको भी आइलेट रूल से हम कर सकते हैं, ILATE। तो यहाँ पर जो x है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और e है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो a e आ रहा है, a के बाद AT आता है और AT के बाद e आता है, तो a e, यानी a e जो हमारा क्रम से बन रहा है। e के बाद a नहीं लिख सकते हम, अगर e पहले लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम e a ले लेंगे, क्योंकि e और a लेंगे तो हमारा क्रम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वो हमें करना नहीं है, यानी कि हम a के बाद e को ही लिखेंगे। तो a हमारा पहला फंक्शन रहेगा और e हमारा सेकंड फंक्शन, यानी एल्जेब्रिक फंक्शन अगर कोई सवाल ऐसा है तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहला रहेगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दूसरा रहेगा। बात समझ आ गई? लगा देंगे इसमें, लिखेंगे पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻²x और बटे में 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 to 1 माइनस 0 to 1। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e⁻²x/2। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे लिमिट, x की जगह पे जब 1 लगाएंगे या 1/2 को बाहर कर लेते हैं पहले, x e⁻²x 0 to 1, ये 1/2 को बाहर कर लेते हैं, और e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x/2, लिमिट 0 to 1। बात समझ आ गई? अब यहाँ 1/x की जगह 1 लगा देंगे पहले, तो 1 e⁻² माइनस 0 यहाँ लगाएंगे और 0 से इसका गुणा होगा तो ये पूरा 0, माइनस 1/2, और 2 ये है, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो e⁻²x और लिमिट 0 to 1, ये आ जाएगा e²/2 माइनस 1/4, और यहाँ लगाएंगे e⁻² माइनस e⁻0। ठीक है, तो e⁻²/2 माइनस e²
और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1/4। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2e² माइनस e² माइनस 1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2e² माइनस का e² और प्लस का 1। तो 2e² में से e² जाएगा तो e² प्लस 1/4। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं इसके बाद, इस लेक्चर का, इस क्लास का आखिरी सवाल। ठीक है, ठीक है, इस तरह का सवाल वैसे हम लगा चुके हैं 1-2। ठीक है, यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमको इसे प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम tan इनवर्स x को t मान लें तो हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx बराबर dt, है ना। जब t वेरिएबल चेंज किया हमने, यानी tan इनवर्स x की जगह पे हमने t रखा और dx/1 प्लस x² की जगह पे कितना, केवल dt रखा, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी। तो लिखेंगे जब x बराबर है 0 तब t बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे 0। ठीक है, और tan में जो 0 वैल्यू होती है वो होती है tan 0 की, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 0। क्लियर? दूसरा लिखेंगे जब लिमिट हमारी 1 है तब t बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है tan 45 या tan π/4 की, यानी t का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा π/4। तो अब लिमिट लगा देंगे यहाँ पे हम, 0 की जगह पे लगाएंगे 0 और 1 की जगह लगाएंगे π/4। अब t का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 और लिमिट 0 to π/4। 1/2 को बाहर कर लेंगे और π/4 की जगह t की जगह पे लगा देंगे, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, t की जगह पे लगा देंगे π/4 का स्क्वायर और माइनस 0। तो ये हो जाएगा π²/16 माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा π²/32। ठीक है, क्लियर? तो आज हमने निश्चित समाकलन के ऊपर हमने 4 भाग कंप्लीट कर लिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले भाग में, यानी इसके पार्ट जो 5 होगा उसमें हम निश्चित समाकलन को समाप्त कर दें, मतलब आधा पोर्शन को इसके समाप्त कर दें। इसके बाद हमें अभी दूसरा पार्ट इसका पढ़ना है, उसमें हमारा वो सवाल होंगे जिसमें हम जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो निश्चित समाकलन के प्रगुण हैं, उनका हम यूज़ करके सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इन सवालों को करेंगे और उससे अगले में हम कोशिश करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू।